हेलो स्टूडेंट्स। निश्चय आईएएस के यूट्यूब प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज करंट अफेयर्स में हमारा जो टॉपिक है आप देख पा रहे हैं, डिफंड एक्ट और बहुपक्षवाद पर हमला। यह टॉपिक जो है यूपीएससी पाठ्यक्रम में जीएस 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है और इसका जो सोर्स है द हिंदू न्यूज़पेपर है। डिफंड एक्ट इसलिए अभी चर्चा में आ गया है कि अमेरिका में अमेरिकी कांग्रेस ने डिफंड एक्ट को पेश किया है। हम इस टॉपिक में हम समझेंगे कि डिफंड एक्ट होता क्या है और किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुपक्षवाद पर वह हमला है। साथ ही हम बहुपक्षवाद को भी समझेंगे कि बहुपक्षवाद होता क्या है और इसके मायने क्या है। इसके अलावा हम इस टॉपिक में देखेंगे कि डिफंड एक्ट के क्या राजनीतिक या कानूनी मायने हैं या निहितार्थ है, और इसके अलावा हम देखेंगे कि किस प्रकार से अमेरिका जो है आर्थिक राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ रहा है, जिससे जो है एक पक्षवाद का उदय हो रहा है, बहुपक्षवाद कहीं ना कहीं गौण होता जा रहा है। साथ ही हम अंतिम में देखेंगे कि किस प्रकार से डिफंड एक्ट जो है अन्य जो है वैश्विक नेतृत्व के लिए तथा भारत के लिए एक अवसर है। और अंत में जो है हम इस टॉपिक से रिलेटेड वन लाइनर 5 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं जो है आपको इस टॉपिक का एक बेहतर दृष्टिकोण प्रदान करेगा और समझने में मदद करेगा। तो हम शुरू करते हैं यह टॉपिक। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये डिफंड एक्ट समाचार में क्यों आया। देखिए, हाल ही में अमेरिकी कांग्रेस में डिफंड अधिनियम पेश किया गया। ठीक है, अब इसमें हम समझते हैं कि जिससे राष्ट्रपति को संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन और सभी संबद्ध निकायों में अमेरिकी सदस्यता समाप्त करने का अधिकार मिल सके। डिफेंड एक्ट इसलिए अधिनियम जो है अमेरिकी कांग्रेस में पेश किया गया है जहां जिससे कि वहां के अमेरिकी राष्ट्रपति यानी डोनाल्ड ट्रंप को संयुक्त राष्ट्र है और उससे संबंधित जितने भी संबद्ध निकाय हैं उससे अमेरिकी सदस्यता को समाप्त करने का अधिकार मिल जाए। ठीक है, पहला उद्देश्य इसका यह है। इस तरह के कदम से न केवल संयुक्त राष्ट्र बल्कि समग्र रूप से वैश्विक शासन के लिए भी दूरगामी परिणाम होंगे। हम देखेंगे कि क्या दूरगामी परिणाम होंगे इसके। अब देखिए, विदित हो कि डिफंड एक्ट जिसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र से अमेरिकी फंडिंग को वापस लेना है, वही कुल मिलाजुला के किस तरह से अमेरिका जो है आर्थिक राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ रहा है और उसकी फैसला जो भी उसका फैसला हो रहा है फंडिंग को लेकर ही हो रहा है। ठीक है, संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय संकट पैदा कर सकता है जब वो अमेरिकी फंडिंग को रोकेगा। और जैसा कि हम आगे बताएंगे, चर्चा करेंगे कि कितना जो है अमेरिका संयुक्त राष्ट्र में सबसे बड़ा फंड करने वाला राष्ट्र है, अगर वो फंडिंग वापस लेता है तो किस तरह से संगठन के लिए एक चुनौती साबित होगा। सबसे बड़े वित्तीय योगदानकर्ता के रूप में अमेरिका का योगदान की रोक से संयुक्त राष्ट्र के संचालन, विशेष रूप से शांति स्थापना और मानवीय प्रयासों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। हम आगे देखेंगे कि क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इसके निहितार्थ है। साथ ही आप ये देख लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र की प्रभावशीलता और नौकरशाही की अक्षमताओं के बारे में आलोचनाओं के बावजूद बहुपक्षीय कूटनीति के लिए समर्पित सबसे महत्वपूर्ण वैश्विक संगठन बना हुआ है। अब इस लाइन से आप ये समझ सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या वैल्यू है। हालांकि हाल के दिनों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका को देखते हुए उन भूमिकाओं में है कि उसकी प्रभावशीलता और उसमें नौकरशाही की जो इनकैपेबिलिटी अक्षमता है, उस आधार पर आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है बहुपक्षीय कूटनीति में, जहां की एक से अधिक देश या एक से अधिक पक्ष जो भाग लेते हैं किसी निर्णय लेने में, तो वहां पे उस तरह के प्लेटफॉर्म में इसकी आज भी महत्वपूर्ण प्रासंगिकता है। अगर अमेरिका इस तरह का अगर उसको फंडिंग रोकता है तो जरूर उसके लिए एक चुनौती साबित होगा। अब हम समझते हैं कि बहुपक्षवाद क्या होता है। अब देखिए, बहुपक्षवाद क्या होता है। बहुपक्षवाद यानी मल्टीलेटरलिज्म, इंग्लिश में जिसको मल्टीलेटरलिज्म कहा जाता है, एक ऐसा दृष्टिकोण या नीति है। ठीक है, एक ऐसा दृष्टिकोण या नीति है जिसमें कई देश पक्ष एक साथ मिलकर किसी मुद्दे पर सहयोग करते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि यूएन जो है कैसे बहुपक्षवाद है, क्योंकि यूएन में कई देश भी हैं और कई जो है पक्ष हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि इंडिया भी है यूएन में, यूएस भी है, और भी कई कंट्री है, चीन भी है, और भी कई कंट्री है। 200 के आसपास कंट्री इसके सदस्य हैं और जिसमें कि 5 परमानेंट मेंबर हैं। तो उन 5 परमानेंट मेंबर और 200 देश जो है 5 परमानेंट मेंबर में अमेरिका भी है, तो अमेरिका एक महत्वपूर्ण उसका भागीदार हो जाता है इसे भी, इस नाते भी। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो चुनौती होगा। अगर एक बहुपक्षवाद को जो समर्थन करता है वो संस्थान, उस बहुपक्षवाद को समर्थित करने वाले संस्थान के कार्य में आप बाधा डालेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसे प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुंचेगा। बहुपक्षवाद पर एक तरीके से इसको हमला कहा जा रहा है। आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
ये होता है, ठीक है। यह एक पक्षीय यूनिलेटरल या द्विपक्षीय दृष्टिकोण के विपरीत होता है, ठीक है। एक पक्षीय और द्विपक्षीय मतलब यूनिलेटरल जहां एक लोग बैठ के किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, द्विपक्षीय जहां एक से अधिक मतलब दो देश हो सकते हैं, उसके विपरीत होता है जहां क्रमशः केवल एक या दो पक्ष शामिल होते हैं। बहुपक्षवाद का लक्ष्य वैश्विक समस्याओं जैसे जलवायु परिवर्तन, व्यापार, शांति, सुरक्षा और संयुक्त रूप से हल करने का होता है, जिसमें सभी संबंधित पक्षों की भागीदारी और सहमति पर जोर दिया जाता है। उदाहरण के लिए यूनाइटेड नेशन एक बहुपक्षीय संगठन है जहां कई देश मिलकर वैश्विक मुद्दों पर चर्चा और समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये यहाँ स्पष्ट हो जाना चाहिए आपको कि बहुपक्षवाद क्या है और किस प्रकार से यूनाइटेड नेशन बहुपक्षवाद का बहुत बड़ा उदाहरण है, और बहुपक्षवाद पर किस तरीके से जो अमेरिका अगर फंडिंग उसका रोकता है तो किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किस प्रकार से बहुपक्षवाद निर्धारित करता है किसी समस्याओं का समाधान, उस पर एक कहीं ना कहीं एक हमला है। अब देखिए ये किस प्रकार से हमला तो ये किस प्रकार से खतरा होगा। सबसे पहले हम इस खतरा के संदर्भ में समझते हैं कि इसके कानूनी निहितार्थ क्या है। डिफंड अधिनियम के कानूनी और संस्थागत निहितार्थ है। जब इसको आप समझ जाएंगे तो वो आपको अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र के लिए खतरा होने जा रहा है, जब इसके कानूनी निहितार्थ और संस्थागत निहितार्थ को आप समझ जाएंगे। देखते हैं, यदि यह पारित हो जाता है तो डिफंड अधिनियम 1945 के संयुक्त राष्ट्र भागीदारी अधिनियम, 1945 के संयुक्त राष्ट्र भागीदारी अधिनियम और 1947 के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय समझौतों सहित मौलिक कानून को निरस्त करके संयुक्त राष्ट्र के साथ अमेरिका के संबंधों को तोड़ देगा। अब ये दो कानून है जिसके तहत जो है अमेरिका संयुक्त राष्ट्र से संबंध स्थापित किए हुए है, और ये दोनों कानून को इनएक्टिव कर देगा या अवैध कर देगा, जिसके आधार पर अमेरिका जो है यूनाइटेड नेशन से अपने संबंधों को समाप्त कर लेगा। ये में दो कानून है, इसमें 1945 के संयुक्त राष्ट्र भागीदारी अधिनियम और 1947 के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय समझौते। ये दोनों समझौते जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जब डिफंड अधिनियम पारित हो जाएगा तो इन दो समझौतों को रद्द कर दिया जाएगा, और रद्द करने के बाद अमेरिका जो है अलग हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ से, ठीक है। ये कानून महत्वपूर्ण है क्योंकि वे कानूनी रूप से संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी भागीदारी को औपचारिक रूप देते हैं, जैसा कि मैंने कहा, और वित्तीय योगदान और राजनयिक समर्थन सहित इसके दायित्वों को स्थापित करते हैं। जो अमेरिका का वित्तीय और राजनयिक जो राजनयिक दायित्व था, ये दोनों दायित्व हो गए आपको, दोनों दायित्व, ये वित्तीय और राजनयिक दायित्व जो यूएन के प्रति बनता था, यूनाइटेड नेशन के प्रति, वो इन दोनों कानूनों के कारण ही वो अपना वित्तीय योगदान और राजनयिक योगदान दे पाता था। अगर वो दोनों कानून निरस्त हो जाएगा तो अमेरिकी भागीदारी जो औपचारिक रूप से थी उसमें बाधा उत्पन्न होगी, या कहिए कि वो निरस्ती हो जाएगा। उसके निरस्तीकरण का मतलब होगा कि अमेरिका अब संयुक्त राष्ट्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं से बंधा नहीं रहेगा, जिससे संगठन के भीतर इसकी भूमिका प्रभावी रूप से समाप्त हो जाएगी। इसका अगर यह वित्तीय और राजनयिक अगर दायित्व को नहीं निभाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है उससे उसकी प्रभावशीलता कम हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। वो अपने भाई मान लीजिए कि वो इस प्रभावशाली संगठन का एक महत्वपूर्ण योगदान करता है और महत्वपूर्ण दायित्व निभाने वाला देश है, और वो अपने दायित्व को ही नहीं निभाएगा तो ऑटोमेटिकली जो उसकी प्रतिबद्धता होगी वो समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा डिफंड अधिनियम संयुक्त राष्ट्र को सभी वित्तीय योगदानों को रोकने का प्रयास करता है। अब डिफंड अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि अमेरिका किसी प्रकार का वित्तीय सहायता उसको नहीं करेगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो जितनी भी प्रतिबद्धताएं हैं वो समाप्त हो जाएगी। अब समझ लीजिए कि अमेरिका कितना बड़ा योगदान करता है यूनाइटेड नेशन में। अमेरिका ऐतिहासिक रूप से संयुक्त राष्ट्र के बजट में सबसे बड़ा योगदान करता है, जो संयुक्त राष्ट्र के मुख्य वित्त पोषण का लगभग 22% और शांति स्थापना का 28% प्रदान करता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि अमेरिका जो है जितने भी देश उसमें सदस्य हैं उन देशों में सबसे ज्यादा वित्तीय समर्थन देता है यूनाइटेड नेशन को। उसमें जो है जो मुख्य वित्त पोषण है उसमें 22% और शांति स्थापना के लिए जो बजट प्रदान करता है 28%। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी राशि होगी अमेरिका जितना बड़ा मदद करता है।
अब इसमें डोनाल्ड ट्रंप का अपनी रणनीति है कि किस प्रकार से जो है हम आर्थिक राष्ट्रवाद की तरफ देश को बढ़ावा दें और इस प्रकार के कानून को पारित करें जिससे कि अमेरिका जिन 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 संगठनों में अपनी वित्तीय भागीदारी को सुनिश्चित करता है उन कानूनों को निरस्त करें। तो इससे तो यही साबित होता है। अब देखिए, इस वित्त पोषण में कटौती से शांति स्थापना, मानवीय सहायता, विकास और स्वास्थ्य पहलों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रमों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र वैश्विक स्तर पे बहुत सारे मानवीय सहायता और जितने भी युद्धग्रस्त देश होते हैं वहां पे शांति स्थापना और स्वास्थ्य संबंधित पहल भी करता है। तो इन सारे कार्यक्रम को करने के लिए, इन सारे कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पे लागू करने के लिए वित्तीय समर्थन चाहिए। और वित्तीय समर्थन का एक बहुत बड़ा जो भागीदार है अमेरिका, जब इससे पीछे हट जाएगा तो जाहिर तौर पे जो है इन सारे कामों में अक्षमता आएगी और यूनाइटेड नेशन इस कार्य को करने में सक्षम नहीं होगा। अमेरिका के हटने से धन की कमी हो सकती है जिससे वैश्विक संगठनों पर प्रतिक्रिया देने की संयुक्त राष्ट्र की क्षमता को कमजोर कर सकती है। अब वही जो मैं बात बोल रहा था वही चीजें हैं। अब आगे देखते हैं। अब देखिए, कूटनीतिक और भू राजनीतिक परिणाम क्या होगा इसके। अभी तक तो कानूनी हम समझे कि कानूनी पक्ष क्या है उसका, कानूनी पक्ष किस तरीके से होगा और उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और किस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए वो खतरा होगा। अभी देखते हैं कि कूटनीतिक और भू राजनीतिक परिणाम क्या होगा अगर डिफंड अधिनियम पारित होता है। तो देखिए, वित्तीय चिंताओं से परे डिफंड अधिनियम के गहरे कूटनीतिक और भू राजनीतिक निहितार्थ होंगे। ठीक है, अब वो निहितार्थ हम देखते हैं। अमेरिका ने ऐतिहासिक रूप से संयुक्त राष्ट्र की नीतियों को आकार देने, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय निर्णयों को प्रभावित करने और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, ये आप सभी लोग जानते होंगे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या होता है। इसके परमानेंट जो मेंबर होते हैं P5 वो इसके सदस्य होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। और वैश्विक सुरक्षा पे, ये वैश्विक सुरक्षा से संबंधित जितने भी समस्याएं होती है उस पर चिंता करते हैं, एक समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र संगठन का एक पार्ट है। ठीक है, प्रभावित करने में और संयुक्त राष्ट्र परिषद की अपनी अस्थायी सीट का उपयोग करके अपनी विदेश नीति के हितों को लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा इसका कूटनीतिक निहितार्थ है। ठीक है, अस्थायी सीट का उपयोग करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने विदेश नीति को भी उसने तय किया है। वापसी का मतलब होगा कि इस प्रभाव को छोड़ना जिससे एक शक्ति शून्यता पैदा होगी, प्रतिबंधी राष्ट्रों विशेष रूप से चीन और रूस द्वारा भरा जा सकता है। अब जाहिर सी बात है कि एक परमानेंट मेंबर अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अगर वो वहां से हटेगा, पीछे हटेगा, यूनाइटेड नेशन से पीछे हटेगा, बहुत बड़ा वित्तीय भागीदार, तो जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना और रसिया जो है बहुत बड़ी भूमिका है यूनाइटेड नेशन में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी। तो जो शून्यता पैदा होगी उस शून्यता को अमेरिका और चीन जैसे रसिया और चीन जैसे देश जो है उस शून्यता को भर सकते हैं आने वाले समय में। ये देश पहले से ही संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के भीतर अपने प्रभाव का विस्तार कर रहे हैं, पहले से ही विस्तार कर रहे हैं, स्पष्ट है। और कम होती अमेरिकी उपस्थिति शक्ति संतुलन को उसके पक्ष में अधिक झुका सकती है। अब देखिए कि वैश्विक स्तर पे शक्ति संतुलन, अब देखिए, अब शक्ति संतुलन वैश्विक राजनीति में या वर्ल्ड अफेयर्स में या विदेश नीति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब जब शक्ति संतुलन, अब मान लीजिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका उसका भागीदार नहीं होगा, तो शक्ति संतुलन जो है जाहिर से है जो है चीन और रूस के पक्ष में होगा। तो चीन और रूस के पक्ष में होगा तो जो जितने भी नीति होंगे उस नीतियों को वो प्रभावित कर पाएंगे। और कोई भी देश जो वैश्विक स्तर पर शक्ति संतुलन से ही जो है आगे जो अपनी नीतियों को बनाता है, जैसे कि आप अगर भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में आप समझ सकते हैं या चाइना के संदर्भ में समझ सकते हैं कि साउथ एशिया और इमीडिएट जो साउथ एशिया से लगा हुआ जो देश है चाइना, साउथ एशिया में भारत आता है और पाकिस्तान आता है और भारत का पड़ोसी देश है चाइना। ये तीनों देश जो हैं परमाणु शक्ति संपन्न है। तो ऐसे आप समझिए कि क्यों परमाणु शक्ति संपन्न है, क्योंकि चाइना जो है भारत का जो है ऐतिहासिक रूप से शत्रु रहा है और जो है पाकिस्तान भी ऐतिहासिक रूप से शत्रु माना जाता है या है। तो ये तीनों देश इसलिए अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न बनाए हैं ताकि बैलेंस ऑफ पावर को यानी शक्ति संतुलन को मेंटेन किया जा सके। नहीं तो अगर जिस प्रकार से पाकिस्तान जो है जो छदम युद्ध चलाता रहा है भारत के लिए, आतंकवाद को लेकर बढ़ावा देता रहा है पाकिस्तान, तो भारत चाहता तो तुरंत निपटा देता, लेकिन अगर उसने परमाणु बम बना लिया इसलिए इस तरीके की युद्ध नहीं हो पाती है।
पाकिस्तान जैसे, जो कि भारत जहां की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, पाकिस्तान को आप जान सकते हैं कि बहुत उसकी अर्थव्यवस्था होगी तो हमारे मुंबई शहर के बराबर उसकी अर्थव्यवस्था है। लेकिन चूंकि परमाणु शक्ति संपन्न है, तो इसलिए अगर युद्ध होता है तो परमाणु युद्ध होने की खतरा हो सकती है, तो वहां शक्ति संतुलन कारगर सिद्ध होता है, वहां पाकिस्तान के पक्ष में चला जाता है, क्योंकि छोटा देश होते हुए भी, छोटी अर्थव्यवस्था होते हुए भी, वो केवल और केवल परमाणु शक्ति संपन्न होने के कारण अपने जो उसकी जो गलत इरादे हैं भारत के प्रति, उसको करवानित कर पाता है। हालांकि भारत इसको रोकने का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत प्रयास करता रहता है और कर भी रहा है, ठीक है, वो उसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन यहां आप समझिए। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र से हटने से अमेरिका कूटनीतिक रूप से अलग थलग पड़ सकता है, ठीक है, अलग थलग पड़ सकता है। जबकि अन्य वैश्विक शक्तियां जलवायु परिवर्तन, परमाणु अप्रसार और मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर बहुपक्षीय चर्चाओं में संलग्न है और अमेरिका बिना सीट के रह जाएगा। अब जैसे कि आप जानते होंगे कि वैश्विक स्तर पर बहुत सारे मुद्दे हैं जो लगातार वो चलते रहते हैं, जिसमें एक जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दा है। क्योंकि जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है, आप जानते होंगे कि परिवर्तन का बहुत बड़ा जो है इफेक्ट होता है, बहुत बड़ा प्रभाव उत्पन्न होता है। हम उस प्रभाव में नहीं जाएंगे, लेकिन मोटा मोटी आप समझ सकते हैं जलवायु परिवर्तन का क्या असर पड़ता है। प्रदूषण का बहुत ज्यादा लेवल बढ़ता है, CO2 का मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कि उससे क्या होता है कि बहुत नाना प्रकार का उसका इफेक्ट पैदा होता है मनुष्य के स्वास्थ्य पे, इन्वायरमेंट पे। उसी प्रकार परमाणु प्रसार है, क्योंकि जानते हैं कि परमाणु जो हथियार है बहुत ही घातक होता है। विश्व जो है जापान में देख चुका है, जापान में जब अमेरिका ने प्रयोग कर दिया था हिरोशिमा और नागासाकी में, तो उसका क्या प्रभाव हुआ था, आज भी उसका हानिकारक प्रभाव देखने को मिलता है। साथ ही मानवाधिकार जैसे मुद्दे हैं, बहुत सारे युद्धग्रस्त एरिया में वहाँ के लोगों का मानवाधिकार का हनन होता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं जो लिस्ट डेवलप हैं, वहाँ पर भी ह्यूमन राइट्स का बहुत ज़्यादा वायलेशन होता है। तो इन सारी वैश्विक स्थितियों को, इन सारे वैश्विक मुद्दों को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया जाता है। अगर अमेरिका उसका पार्ट नहीं रहेगा तो इन सब मुद्दों पे वो जो है अपना जो राय रखता है या इस सारे मुद्दों को सुलझाने का जो प्रयास करता रहा है, वो इस पे कार्यशील नहीं रह पाएगा। यह अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर बातचीत करने और वैश्विक नीतियों को प्रभावित करने की इसकी क्षमता को कमजोर कर सकता है। अंततः विश्व मंच पर इसके राजनीतिक लाभ को कम कर सकता है। ये इसके वैश्विक निहितार्थ होंगे या राजनीतिक निहितार्थ होंगे। जब ये डिफंड एक्ट को सही तरीके से अगर लागू किया जा सकता है, तो आपने समझा कि किस प्रकार से जो है अमेरिका को नुकसान होगा, ठीक है। अब देखिए संयुक्त राष्ट्र संचालन और शांति स्थापना मिशनों पर प्रभाव क्या होगा, ये आप देख लीजिए। अमेरिका की वापसी से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में से संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियान है। अब भाई यूनाइटेड नेशन जो है शांति स्थापना अभियान चलाता रहता है, और इसमें आपने देखा कि पिछले पैराग्राफ में हमने देखा कि शांति स्थापना में 28% जो है योगदान अमेरिका की तरफ से आता है। अगर वो पीछे हटता है तो शांति स्थापना को धक्का लगेगा, वो पीछे रह जाएगा, वो अभियान जो है सही तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं कर पाएगा, ठीक है। अमेरिका का शांति स्थापना मिशनों का एक प्रमुख समर्थक रहा है, जो वित्त पोषण, रसद सहायता और कार्मिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। अब देखिए वित्त पोषण जो कि बजट में सबसे ज्यादा वो योगदान करता था। रसद सहायता, मान लीजिए कि कोई एरिया है जहां युद्धग्रस्त है, तो युद्ध होने से वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर जो है खत्म हो जाते हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर इस कदर उसका नुकसान पहुंच जाता है कि वहां के मानवीय गतिविधि रुक जाती है। मानवीय गतिविधि रुकने से जो होता है कि वहां के लोगों को जो जनरल जो जीवन यापन के लिए जो चीजें चाहिए वो नहीं मिल पाता है। जैसे उसमें रसद सहायता एक उसका पार्ट है, तो रसद सहायता जो है अमेरिका इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था, तो वो भी जो है रसद सहायता जो है प्रभावित होगा। इसके अलावा कार्मिक परीक्षण, मान लीजिए कि कोई युद्धग्रस्त एरिया है, वहां पे किस तरीके से जो है उसके समस्याओं का समाधान करना है, तो वो प्रशिक्षण जो है ये अमेरिका देता था, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था, वहां की सेना उसमें प्रशिक्षण देती थी। तो इन सारे अभियानों को जरूर धक्का पहुंचेगा, और इस सारे अभियानों को एक प्रकार से एक चुनौती भी है अगर अमेरिका डिफंड एक्ट अधिनियम को पारित कर देता है। तो यदि डिफंड अधिनियम पारित हो जाता है तो यह इन अभियानों में अमेरिका की भागीदारी को प्रतिबंधित कर देगा, और जिससे दक्षिण सूडान, मध्य अमेरिकी गणराज्य और माली जैसे संघर्ष क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र मिशनों के लिए परिचालन संबंधी कठिनाइयां पैदा होगी। अब जैसे आप जानते हैं कि सूडान हो गया, दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य, मध्य अफ्रीकी गणराज्य हो गया, अब माली जैसे देश जो हैं युद्धग्रस्त हैं, और युद्धग्रस्त होने से संघर्षशील हैं, तो नाना प्रकार की समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशन जो है वहां पे चल रहा है, और इसमें अमेरिका का भागीदारी होने के कारण अगर अमेरिका पीछे हटता है तो वही बात कि बहुत बड़ा जो है नुकसान होगा।
अब देखिए, आर्थिक राष्ट्रवाद की ओर बदलाव और एक पक्षीयता के परिणाम। अब किस प्रकार से हम इस टॉपिक में समझेंगे कि अमेरिका किस तरह से आर्थिक राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ रहा है और एक पक्षवाद क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, आर्थिक राष्ट्रवाद की ओर बदलाव। ट्रंप प्रशासन की आर्थिक नीतियों में बहुत पक्षीयता से विचलन परिलक्षित होता है। ठीक है, वो मल्टीलेटरलिज्म पे विश्वास अब नहीं कर रहे हैं, वो एक पक्षवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा की आड़ में आक्रामकता, टैरिफ का कार्यान्वयन 1930 के दशक की संरक्षणवादी नीतियों, विशेष रूप से स्मूथ हॉले टैरिफ अधिनियम के समान था। अब मान लीजिए कि ये जो कार्यान्वयन कर रहे हैं टैरिफ का राष्ट्रीय हित की आड़ में, वो जो है 1930 के दशक में संरक्षणवादी जो नीति अमेरिका ने चलाया था उसकी याद दिला देता है। उस ऐतिहासिक अवधि में व्यापार बाधाओं में वृद्धि देखी गई, जिसने आर्थिक अस्थिरता और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में योगदान दिया। अब देखिए कि ये जान के चल रहे हैं कि अगर हम टैरिफ को आक्रामक टैरिफ लगाएंगे तो उससे क्या होगा कि अमेरिका के मार्केट को हम बचा पाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली इस प्रकार का पहले भी किया जा चुका है और अंततगतवा या अल्टीमेटली उस संरक्षणवादी उपायों का यही हाल होता है जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध का देखा गया परिणाम में, और तमाम उस बाधाओं से जो है कई प्रकार की आर्थिक जो है नुकसान हुआ वैश्विक स्तर पे। इसके विपरीत युद्ध के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था मुक्त व्यापार के सिद्धांतों पर बनी थी, जिसकी परिणति 1947 में टैरिफ और व्यापार पर समान समझौते गेट की स्थापना हुई, जो बाद में विश्व व्यापार संगठन में तब्दील हुआ। अब आप देखते हैं कि किस प्रकार से जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक आर्थिक रिलेशन को तय करने के लिए, जो वैश्विक टैरिफ को तय करने के लिए गेट की स्थापना की गई, ताकि जो है हमारा जो है वैश्विक जो है व्यापार है मुक्त व्यापार के आधार पर विश्व जो है चले। लेकिन पुनः जो है अमेरिका में इस तरह के संरक्षणवादी उपाय किए जा रहे हैं, संरक्षणवाद की तरफ वो बढ़ रहा है, तो उसके जस्ट विपरीत हो जा रहा है, जो कि हमारा मुक्त व्यापार था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, और उसकी परिणति ये हुई कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, जो कि विश्व में जो है मुक्त व्यापार को समर्थन करता है, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। हालांकि ट्रंप के तहत अमेरिका ने व्यापार विवादों को हल करने वाले अपने अपीलीय निकाय में नियुक्तियों को अवरुद्ध करके WTO को सक्रिय रूप से कमजोर कर दिया। अब देखिए, WTO को भी वो कमजोर कर रहे हैं। ठीक है, इस अवरोधवाद ने विश्व व्यापार संगठन को संकट की स्थिति में धकेल दिया है, जिससे वैश्विक व्यापार प्रणाली खतरे में पड़ गई है, जिससे दशकों से आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित की थी। अब देखिए कि ये क्या किए हैं कि WTO को भी कमजोर कर रहे हैं। WTO अगर कमजोर हो जाएगा तो वैश्विक व्यापार प्रणाली जो है अवरुद्ध होगी। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि जो जितने भी मल्टीलेटरलिज्म के लिए जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वहां ये वार कर रहे हैं, इसके आड़ में आर्थिक राष्ट्रवाद की आड़ में, और ये जो एक पक्षवाद की तरफ बढ़ रहे हैं। एक पक्षीयता के परिणाम। इन कार्रवाई के व्यापक निहितार्थ स्पष्ट है। बहुपक्षीय संस्थाओं के क्षरण से वैश्विक शासन, आर्थिक स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय कानून में खतरा है। ठीक है, अब जो ये कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि WTO में भी कर रहे हैं, UNO में भी कर रहे हैं, तो उनके जो है वैश्विक शासन में क्षरण होगा, आर्थिक स्थिरता भी प्रभावित होगी, और जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून को भी खतरा है। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है कि डिफंड जो एक्ट पारित होगा तो बहुपक्षवाद के लिए खतरा है और बहुपक्षवाद पर हमला होगा। ठीक है, ट्रंप प्रशासन द्वारा जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य और मानवाधिकार जैसे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को अस्वीकार करने से नेतृत्व शून्यता पैदा हो गई है। अब आप देखे हुए कि ट्रंप पहले कार्यकाल में भी जो है पेरिस एग्रीमेंट, जो जलवायु से संबंधित एग्रीमेंट था, उससे वापस हो गए थे। तो उनकी शुरू से ऐसी नीति रही है कि हम अमेरिका को संरक्षणवाद की तरफ बढ़ावा ले करेंगे, केवल आर्थिक राष्ट्रवाद की आड़ में। ठीक है, और भी कई क्षेत्र हैं, मानवाधिकार से संबंधित क्षेत्र है, सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में भी वो आर्थिक कटौती कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र, ICC और WTO जैसे संस्थाओं में कमजोर होने से वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए सामूहिक प्रयास कमजोर हो रहे हैं, जिससे महामारी और जलवायु परिवर्तन जैसे संकटों के लिए प्रतिक्रियाओं का समन्वय करना और भी मुश्किल हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि कहना यह चाह रहा है कि जो वैश्विक चुनौतियां उत्पन्न होगी, अगर ये संस्थाएं अगर कमजोर हो जाएंगी तो उन वैश्विक चुनौतियों को कैसे हम सामना करेंगे। मान लीजिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ही कमजोर हो गया, तो किस तरीके से वो प्रतिक्रिया देगा। जैसे कि महामारी अभी आया था कोरोना, तो उसमें उसने प्रतिक्रिया दिया, लेकिन अगर मान लीजिए विश्व स्वास्थ्य संगठन कमजोर हो जाएगा, एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं, तो किस तरीके से जो है प्रतिक्रिया देगा, किस तरीके से जो इस चीजों को मेंटेन करेगा। इसलिए वैश्विक शासन को बनाए रखने के लिए बहुपक्षवाद को बनाए रखना बहुत ही जरूरी है।
इसके अलावा बहुपक्षीयता से अमेरिका के पीछे हटने से अन्य देशों की ओर प्रतिशोध की चिंताएं पैदा हुई है। ठीक है, अमेरिका को फिर से महान बनाओ। ठीक है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का विचार मूल रूप से इस वास्तविकता से अलग है कि वैश्विक नेतृत्व के लिए सहयोग की आवश्यकता है, अलगाव की नहीं। ठीक है, अमेरिका का जो पहले जो नीति थी कि वैश्विक नेतृत्व के लिए सहयोग की आवश्यकता है, अलगाव की नहीं। लेकिन जस्ट इसके जो है विपरीत चल रहा है ट्रंपवाद, जो ट्रंपिज्म है या ट्रंप के जो विचार है कि हम जो है अमेरिका को फिर से महान बनाएंगे, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन उन्होंने नारा दिया। लेकिन जो पहले जो पहले की जो नारा थी उसका जो आधार था, उसका आधार यह था कि वैश्विक नेतृत्व के सहयोग की आवश्यकता है अमेरिका को महान बनाने के लिए। लेकिन अब क्या है कि सहयोग की आवश्यकता नहीं, अलगाव की आवश्यकता है, इनका जो नारा हो गया है। ठीक है, मजबूत अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों के बिना अमेरिका अपने प्रभाव को कम करने और आर्थिक नतीजों का सामना करने का जोखिम उठाता है। वही बात है। अब देखिए कि किस प्रकार से जो है डिफंड अधिनियम अगर पारित होता है तो किस प्रकार से वैश्विक नेतृत्व के लिए वो एक अवसर है, भारत के लिए एक अवसर है। तो हम वो देखते हैं। देखिए, अमेरिका के पीछे हटने के बीच गैर पश्चिमी देशों, विशेष रूप से भारत के पास वैश्विक शासन में एक बड़ी भूमिका निभाने का अवसर है। अब यहां से आप क्वेश्चन पूछ सकता है, मेंस में भी क्वेश्चन इस तरह का पूछ सकता है कि डिफंड अधिनियम पारित होने से किस प्रकार से वो वैश्विक नेतृत्व के लिए, अन्य वैश्विक नेतृत्व के लिए एक जो है अवसर है, चर्चा कीजिए। तो इन चीजों को आप समझ लीजिए। भारत ने बहुपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन की लगातार वकालत की है। जैसा कि भारत की नीति रही है हमेशा से कि हम जो है बहुपक्षवाद, मल्टीलेटरलिज्म का हम समर्थन करते हैं, इसके अलावा जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून का हम पालन करते हैं, और इस तरह की शांति, सह अस्तित्व और भी बहुत सारी इसकी विदेश नीति के तत्व हैं जिस एलिमेंट्स पे इसका विदेश नीति निर्धारित होता है। तो एक भारत की इमेज भी इसमें अच्छी है। फरवरी 2025 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के लिए एक समावेशी दृष्टिकोण के महत्व की पुष्टि की, शांतिपूर्ण समाधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। मान लीजिए कि वैश्विक समस्या या वैश्विक चुनौतियां हैं, उसको जो है समावेशी दृष्टिकोण, मतलब सबको समावेश करेंगे। तो सबको समावेश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि मल्टीलिटरलिज्म या बहुपक्षवाद को बढ़ावा देगा। इसके अलावा शांतिपूर्ण समाधान तभी होगा जब कई पक्ष मिलकर उसके बारे में चर्चा करेगा, परिचर्चा करेगा और कुछ एक कंक्रीट निष्कर्ष पर पहुंचेगा। और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में भी कई पक्ष उसमें मिले होंगे तभी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होगा। तो जो भी वैश्विक समस्याएं आएंगी, भारत का ऐसा मानना है कि इन तीनों चीजों को आधार बनाकर, जिसमें 3 आधार है, समावेशी दृष्टिकोण, शांतिपूर्ण समाधान और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, इसको आधार बना के हम वैश्विक चुनौतियों से निपट सकते हैं या उसका सामना कर सकते हैं। तो ये सारे रिकॉर्डों को देखते हुए, इन सारे चीजों को देखते हुए भारत के पास एक अवसर है। इसके अतिरिक्त वर्तमान भू राजनीतिक माहौल भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लंबे समय से लंबी सुधारों को आगे बढ़ाने का अवसर प्रस्तुत करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत जो है यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप के लिए प्रयास कर रहा है, और उसमें जो है वो लगातार बना भी हुआ है कि किसी तरीके से हम जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हम अस्थाई भागीदार हो जाएं। तो इसमें कुछ देश इसको समर्थन भी कर रहे हैं, और भारत चूंकि भारत विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है, एक बड़ा जो है शक्ति के तौर पर उभर रहा है, साथ ही जो है आपको इमर्जिंग कंट्री है, इमर्जिंग इकोनॉमी है, बड़ी आबादी है। तो इन सारे दृष्टिकोण को देखते हुए, साथ ही जो है भारत का रिकॉर्ड जो है बेहतर रहा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वो बहुपक्षवाद को बढ़ावा देता रहा है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि भारत के लिए अवसर है अगर अमेरिका पीछे हटता है तो। एक उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में भारत एक आर्थिक प्रतिनिधि और लोकतांत्रिक यूएनसी संरचना की वकालत करता रहता है। अब भाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल तभी लोकतंत्र रूप से काम करेगा या उसकी लोकतांत्रिक रूप से समर्थन करता है भारत, जब उसमें ज्यादा से ज्यादा देश भागीदार होंगे। अभी तो 5 ही देश हैं, तो 5 देश होने के कारण रिप्रेजेंटेशन कुछ एरिया से है, साउथ जो दक्षिणी इलाके हैं वहां से रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो भारत यहाँ पे भागीदार बन के उसका लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है। अमेरिका के अपनी नेतृत्वकारी भूमिका से हटने के साथ भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था वैश्विक शासन के भविष्य को आकार देने के लिए आगे आ सकती है। ठीक है, अब इसका निष्कर्ष आप देख लीजिए कि इसका निष्कर्ष क्या होगा। देख लीजिए, आर्थिक राष्ट्रवाद और राजनीतिक अलगाववाद की विशेषता वाले
अमेरिका फर्स्ट दृष्टिकोण ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और वैश्विक स्थिरता को बनाए रखने वाले बहुपक्षीय संस्थाओं को काफी कमजोर कर दिया है। इससे यह निष्कर्ष निकल रहा है कि आर्थिक राष्ट्रवाद और राजनीतिक अलगाववाद की विशेषता वाले अभी जो अमेरिका फर्स्ट की जो नीति हुई है वो नीति इन दो तत्वों पे निर्धारित है। एक तो हो गया है आर्थिक राष्ट्रवाद और दूसरा हो गया है राजनीतिक अलगाववाद। अब इन दो चीजों पे अमेरिका फर्स्ट की नीति निर्धारित है। तो इन दृष्टिकोणों ने जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून और वैश्विक स्थिरता को बनाए रखने वाले बहुपक्षीय जो संसाधन है उसको कमजोर किया है। ठीक है, और अगर ये पारित हो जाता है तो और भी कमजोर करेगा। संयुक्त राष्ट्र से संभावित वापसी आईसीसी पर प्रतिबंध और डब्ल्यूटीओ में, आईसीसी मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ को पर प्रतिबंध और डब्ल्यूटीओ में बाधा डालना एक तरफा वाद है और बदलाव का संकेत है जो वैश्विक व्यवस्था को खतरे में डालता है। अब ये सारी जो इसका जितना भी अभी तक डिसीजन आया है वो कहीं ना कहीं यही बता रहा है कि किस तरह से आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रहा है, आर्थिक राष्ट्रवाद की आड़ में ये सारी फैसला ले रहा है। तो वो जो है एक तरफा वाद की तरफ मतलब मतलब केवल जो है अमेरिका के हितों को ध्यान रखने के लिए वो कर रहे हैं, लेकिन केवल अमेरिका के हित का ही ध्यान रख के हम पूरे वैश्विक शासन को नहीं चला सकते हैं, ये कह रहा है ये। हालांकि ये कार्रवाई अस्थायी रूप से अमेरिकी राष्ट्रवादी हितों की पूर्ति कर सकता है, लेकिन अंततः दीर्घकालिक वैश्विक सहयोग और स्थिरता को कमजोर करती है। अब जो भी ये फैसला लिए हैं इसका जो है तात्कालिक लाभ हो सकता है, लेकिन अगर दीर्घकालिक अगर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट जो है एडवर्स ही पड़ेगा, जैसा कि भूतकाल में भी ये हुआ है। अब जो है हम इससे संबंधित अभ्यास प्रश्न देखते हैं, ऑनलाइनर है, उससे आपको जो है इस टॉपिक को समझने में और आसानी होगी और एक नया दृष्टिकोण प्रदान करेगा और सही तरीके से आप टॉपिक को समझ पाएंगे। देखिए इसमें पहला प्रश्न है कि डिफंड अधिनियम का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। मैंने बताया डिफंड अधिनियम का उद्देश्य प्रमुख कानूनों को निरस्त करके वित्तीय योगदान को रोककर संयुक्त राष्ट्र के साथ अमेरिका के संबंधों को खत्म करना है। सीधा सा एक लाइन में। वो कानून दो था, मैं बताया था कि दो कानून कौन कौन सा है, एक 1947 का है, एक 1944 का है। ठीक है, उन दोनों कानूनों को निरस्त कर देगा और निरस्त करने के बाद जो है अमेरिका को उससे हटा देगा और वित्तीय योगदान को रोक देगा। अमेरिका के हटने से संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपने देखा, मैंने बताया भी था, देख भी लेते हैं। इससे वित्त पोषण, सैन्य सहायता, भागीदारी बाधित होगी तथा संघर्ष क्षेत्रों में मिशन कमजोर होंगे। वही बात यहाँ 3 पार्ट में बता दे रहा है कि जो वित्त पोषण करता था अमेरिका उसमें रुकावट उत्पन्न होगी, सैन्य सहायता जो करता था उसमें रुकावट उत्पन्न होगी, भागीदारी बाधित होगी तथा संघर्ष क्षेत्रों में जो यूनाइटेड नेशन के जो मिशन चलते हैं खासकर शांति मिशन वो कमजोर होगा। यदि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र से बाहर निकलता है तो क्या कूटनीतिक परिणाम सामने आ सकते हैं। कूटनीतिक परिणाम के बारे में भी हमने चर्चा किया। अमेरिका वैश्विक निर्णय में अपना प्रभाव खो सकता है जिससे चीन और रूस जैसे प्रतिद्वंदी अपना प्रभुत्व और बढ़ा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों की कार्यात्मक प्रतिरक्षा को रद्द करने में संयुक्त राष्ट्र संचालन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इससे कानूनी कूटनीतिक संघर्ष हो सकता है जिससे संयुक्त राष्ट्र के लिए अमेरिका में प्रभावी ढंग से काम करना मुश्किल हो जाएगा। अब मान लीजिए कि कार्यात्मक प्रतीक्षा को अगर रद्द कर देता है तो संयुक्त राष्ट्र क्या है, अमेरिका में ही है, तो उसको प्रभावी रूप से काम करने में दिक्कत होगी। ठीक है, वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षवाद क्यों महत्वपूर्ण है यह समझ लीजिए। मैं शुरू में ही समझाया था, फिर समझ लीजिए। यह जलवायु परिवर्तन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, मानवाधिकार और आर्थिक स्थिरता जैसे मुद्दों पर सामूहिक कार्रवाई के सक्षम बनाता है। ठीक है, इसलिए बहुपक्षवाद जरूरी है। भाई जितने भी जो अभियान चलाता है संयुक्त राष्ट्र या और भी जो संगठन है वो इन चीजों पर निर्धारित है। अगर उसको कमजोर करेगा तो ये सारे मुद्दे जो है गौण हो जाएंगे। इसलिए बहुपक्षवाद जरूरी है, बहुपक्षवाद महत्वपूर्ण है विश्व के लिए। तो इसी के साथ जो है आज का हमारा जो ये क्लास है समाप्त होता है। हम आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इससे संबंधित किसी प्रकार का आपको किसी प्रकार का कमेंट करना है, किसी प्रकार की राय देनी है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और उसका तुरंत जो है निराकरण किया जाएगा। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।